Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you admission of new partner which is chapter number 3 of accountancy. So last video के अंदर a number of concept I have explained you and a new concept I brought to you. So the concept is when new partner bring in only a part of his share of goodwill premium. So इससे पहले हम कर चुके हैं कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल, अगर एक पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, तो साथ के साथ उसको गुडविल में भी अपना हिस्सा डालना होता है, जिसके कारण वो गुडविल का प्रीमियम भी साथ में लेके आता है. सो इसके डिफरेंट केसेस थे, जैसे कि नंबर 1 के वो अगर प्राइवेटली अपना एडजस्टमेंट कर लें, प्राइवेटली एडजस्टमेंट कर लें मतलब बाहरों बाहर ही अपना लेन देन करके बिजनेस के अंदर कोई लेन देन ना करें. सो उसका हमने क्वेश्चन नहीं करना, जनरल एंट्री कुछ भी पास नहीं हो सकती अगर वो प्राइवेटली कुछ भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं गुडविल का. नंबर 2 पे था कि अगर पार्टनर जो है वो लेके आ रहा है कुछ भी हिस्सा, जो पार्टनर नया ऐड हो रहा है वो अपना गुडविल का हिस्सा टोटल लेके आ रहा है कैश में, तो उसका हमने ट्रीटमेंट किया था कि कैश लाने की एंट्री और प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो फंड है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं यानी कि अपना हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं, उनको दे दिया जाता है, यानी कि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अभी थर्ड आ गया है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. सो अगर वो सिर्फ एक पार्ट ही लेके आ रहा है अपनी गुडविल का हिस्सा, एक हिस्सा ही लेके आ रहा है, पूरी गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो उस केस के अंदर हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है. तो उसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 40 देख लेते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो 3-2 के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं ए एंड बी ऑलरेडी. दे एडमिट सी into the firm for 1/4 share in the profit which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. तो यहाँ पे जो C है वो पार्टनरशिप में ऐड हो रहा है और 1/4 शेयर उसको मिलेगा प्रॉफिट्स में से. ये जो 1/4 शेयर है इसमें से A देगा 1/6 और B देगा 1/12. अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे तो ये 1/4 ही बनेगा. आफ्टर दैट C brings 50,000 as goodwill आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹90,000. अब यहाँ पे C ने 90,000 रुपये लाने थे गुडविल के, लेकिन वो कितने लेके आ रहा है, सिर्फ 50,000 रुपये लेके आ रहा है. नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट. सो गुडविल कोई भी बुक्स के अंदर नहीं है. जैसे हमने आपको बताया था कि एसेट साइड पे कई बार गुडविल दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो वो उसका क्या करना होता है, ए और बी जो पुराने पार्टनर्स थे उनको डेबिट कर देते हैं अगर कोई बुक्स में पुरानी गुडविल पड़ी हुई है. लेकिन यहाँ पे जो 90,000 रुपये लेके आने थे सी ने, सिर्फ उसमें से 50,000 ही लेके आया है. आपको याद होगा कि लास्ट में हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि भाई अगर कोई पार्टनर गुडविल का कुछ भी हिस्सा नहीं लेके आता, मतलब उसको गुडविल के अंदर हिस्सा तो डालना है लेकिन वो कैश में कुछ भी आपको नहीं ला रहा है बिजनेस के अंदर, तो क्या होगा कि उसका करंट अकाउंट उतने ही पैसे के साथ डेबिट कर दिया जाएगा और फंड जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. सो ऐसा ही यहाँ पे होगा. अब यहाँ पे वो 50,000 ही लेके आ रहे हैं, तो बाकी जो बच गया है 40,000 40,000 वो सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. कैसे करेंगे देख लेते हैं. सो नंबर 1 पे एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 50,000. ये वो एंट्री है जब हमने कैश रिसीव किया जो नया पार्टनर लेके आ रहा है 50,000 रुपये का. अब हमें यहाँ ये भी पता है कि ए और बी जो हैं वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं. वो सेक्रीफाइस फंड फाइंड करेंगे सबसे पहले कि कितना कितना सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं. तो 1/6 जो है वो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/12 जो है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है. इसकी अगर हम रेशियो फाइंड करें तो रेशियो क्या होगी, इसको इक्वल कर लेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा. उस ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारी जो रेशियो आ गई है वो 2:1. सो 2:1 रेशियो में क्या कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है, ये देखिए इसका भी 12 आ गया नीचे से, इसका भी 12 है, इसका 1 है और इसका 2 है. तो 2:1 रेशो के साथ वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. कौन, ए एंड बी. ए एंड बी अपने अपने हिस्से में से ये 2:1 रेशो में हिस्सा सी को दे रहे हैं.
तो इनको 90,000 में से हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि टोटल जो सी को गुडविल के अंदर हिस्सा डालना है वो 90,000 डालना है। वो अलग बात है कि वो सिर्फ 50,000 लेके आया है, तो 50,000 जो लेके आया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एंट्री कर देंगे। ये हमने कर दी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। और प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो फंड है वो हमने ए और बी को ट्रांसफ़र करना है, इसलिए उसको भी डेबिट कर दिया 50,000। लेकिन ए और बी को कितने जाने चाहिए टोटल? 90,000। 90,000 का ए को कितना जाएगा? कितनी रेशो थी हमारी? 2:1, तो 2 डिवाइड बाय 3। 30,000 इंटू 2,000 30,000 इंटू 2 60,000, तो 60,000 रुपीज़ किसको जाना चाहिए? ए को। और बाकी जो बच गया 30,000 वो किसको जाना चाहिए? बी को। अब देखिए, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो तो है 50,000 हमारे पास, लेकिन इनको 90,000 देना है, ठीक है। ये सिर्फ 50,000 है, बाकी का 40,000 कहाँ से लेना है? जैसे लास्ट कंसेप्ट के अंदर हमने नए पार्टनर के करंट अकाउंट से लिया था, ठीक है। तो बाकी का जो बच गया 40,000 वो कहाँ से लेना है? सी के करंट अकाउंट से लेना है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अगर नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप करके इसके बारे में और डिटेल ले सकते हो, कोई भी डाउट है आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत सारे रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर हमने किया था उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे रीवैल्यूएशन के। रीवैल्यूएशन के बारे में आपको पता ही होगा। और ये बात भी याद रहे कि जब भी आप पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, जब नया पार्टनर ऐड होगा या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो गई या फिर वो रिटायर हो रहा है, तो यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, ये तीनों चैप्टर के अंदर आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों अकाउंट चैप्टर्स के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये रिवाइज होने वाला है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप जानते ही हो कि जब एसेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हो जाती है तो उस टाइम पे हमें उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जनरल एंट्री कौन कौन सी पास करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होने पे आपको लॉस हो रहा है, तो इसके कारण आप एसेट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, ठीक है। इसके उल्टा अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए तो उसका मतलब हमें एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है और एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो एसेट को डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो ये एंट्री रिवर्स कर दोगे आप, ठीक है। आफ्टर दैट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में रीवैल्यूएशन को डेबिट टू लायबिलिटीज़। जो भी लायबिलिटी के ऊपर लॉस हो रहा है उसी लायबिलिटी को, और जो भी एसेट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को, ठीक है। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, आपको 36,000 देने थे, 30,000 ही देने पड़े, डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो लायबिलिटीज़ को डेबिट करोगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज थी, एक बार रिवाइज करने के लिए। और आगे एक है व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट। अब अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट आ रहा है तो मतलब कि वो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होने के कारण आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे और उस प्रॉफिट को निकाल के किसको दे दोगे? ओल्ड पार्टनर्स को दोगे, ना कि न्यू पार्टनर को ऐड करके, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ही लेने हैं, नए पार्टनर को रीवैल्यूएशन का हिस्सा नहीं देना आपने, क्योंकि उसका कुछ नहीं है उसमें। अबव एंट्री इज रिवर्स्ड व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज लॉस, तो लॉस के केस में ऊपर वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट से वो पैसा निकल आएगा, कौन सा? जो रीवैल्यूएशन के ऊपर लॉस हो रहा है, ठीक है। और इसका एक बार देख लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, तो इसके अंदर जब भी डिक्रीज होगा एसेट की वैल्यू डेबिट होगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डेबिट होगा। अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, यानी कि वो बुक्स में नहीं थी लेकिन आपको अभी पता चला कि वो लायबिलिटी आपकी पैदा हो गई कहीं से, तो वो लायबिलिटी डेबिट साइड पे आएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, इस तरफ लायबिलिटी था, इस तरफ एसेट है, तो भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड बढ़ जाती है तो प्रॉफिट होगा, जिसको आपने इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर डेबिट साइड बढ़ जाती है तो लॉस होगा, जो आपको इस साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक। इलिस्ट्रेशन नंबर 46 है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%।
जो स्टॉक है वो आपका 10% क्या है, अंडर वैल्यूड, उसकी वैल्यू जो है वो 100% से 10% कम है। ठीक है, अंडर वैल्यूड कितने के साथ है, 10% के साथ। तो वैल्यू अब इस टाइम पे कितनी है, 54,000। ठीक है, तो 54,000 है। तो लेकिन क्या ये जो वैल्यू है वे 100% वैल्यू है, नहीं, क्योंकि उसने आपको पहले से बता दिया कि ये वैल्यू कितनी है, 10% कम है, अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो इसका मतलब हमें 100% वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो 54,000 जो वैल्यू है वो है 90, ना कि 100। तो हमें कितनी चाहिए, 100% चाहिए। ठीक है, सो इसको डिवाइड कर देंगे हम। सिक्स हंड्रेड इंटू 160,000। हाँ जी, तो ये देखिए इसकी 100% वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 60,000 होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, 10% अंडर वैल्यूड है, कम है। तो यहाँ पे आपने पुराना जो तरीका था हमारा, जो हमने लास्ट सेकंड चैप्टर के अंदर किए थे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज है, वो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में हमें देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट्स को हमें समझना पड़ेगा, उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 60,000 की बुक वैल्यू वाली चीज़ अगर 10% के साथ अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब वो कितने की शो कर रही है, 54,000 की। अब 60,000 वाली चीज़ अगर 54,000 की है तो मतलब कि हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, 60,000 करना पड़ेगा। तो 60,000 करने के लिए कितना ऐड करेंगे, इसके अंदर 6,000 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 60,000। तो यानी कि आपका जो स्टॉक है वो 6,000 कम था, जिसको आपने अभी बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। तो स्टॉक आपका इंक्रीज़ हो गया है 6,000 रुपये के साथ। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक आपको पता है बढ़ने पे कोई भी एसेट को डेबिट करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 6,000। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ के आपको इसके अंदर करना होगा कि अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड ये क्या चीज़ है। अगर अंडर वैल्यूड बाय 10% है तो इसका मतलब ये जो फिगर दे रखी है ये 100% फिगर नहीं है, ये 10% कम है। तो इसको 90 से जितने परसेंट ये कम है मतलब कि उतना माइनस कर दोगे 100 में से, 100 माइनस 10, ऊपर 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तरीका है अंडर वैल्यूड को फाइंड करने का। आगे है स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब स्टॉक जो है वो 10% के साथ क्या है, ओवर वैल्यूड। हमें 100% फिगर्स ही चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फिगर्स ओवर वैल्यूड हैं, कुछ फिगर्स अंडर वैल्यूड हैं। तो अगर कोई स्टॉक जैसे यहाँ पे ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब वो कितने का है, अभी 110% है। ठीक है, वो 100% नहीं है, वो 110% है। तो यानी कि जो 66,000 जो है अमाउंट, ये कितनी है, 110% है, ना कि 100%। क्या लिखा है यहाँ के भी, ये क्या है, ओवर वैल्यूड है 10%। तो इसको कम करना है, लेकिन कितना कम करना है और ये 100% वैल्यू कितनी है वो जान लेते हैं। तो 66,000 100% वैल्यू कितनी होगी, तो 100 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नीचे ये 100 माइनस 10 नहीं है, 100 प्लस 10 है। तो इसको डिवाइड जो करना है वो 110 के साथ करना है। ठीक है, तो 0 से 0 गई, 11 6 66, 6,000। ठीक है, सो 6,000 जो अमाउंट है ये आपकी आ गई यहाँ से। तो अगर 6,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है आपकी बुक्स में तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर स्टॉक को कम करना है, ऊपर वाले में डेबिट किया था, अब नीचे वाले में कम करना है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ऊपर सबसे नंबर 2 पे आप एंट्री देख रहे हो, और 6,000 रुपये इसकी अमाउंट है।
नेक्स्ट थर्ड वैल्यू देखिए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज टू ₹5,00,000, बुक वैल्यू ₹4,00,000। अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को हमने कहाँ तक इंक्रीज़ करना है, 5 लाख तक इंक्रीज़ करना है। लेकिन अब रीवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है वो हम तभी जान पाएंगे अगर हमें पता है कि बुक तो भाई वैल्यू उसकी इतनी थी, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो इतनी थी, तो वो हमें दे रखी है। बुक वैल्यू कितनी है, अभी 4 लाख पे खड़ी है, हमें उसको 5 लाख तक लेके जाना है। तो इसका मतलब हमें 1 लाख रुपया लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज़ करना है, बढ़ा देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जब इंक्रीज़ होगी 1 लाख के साथ, तो हमारी वो कितनी की हो जाएगी, फिर 5 लाख की हो जाएगी। तो इंक्रीज़ करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग को, किसी भी एसेट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेबिट कर देंगे। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, किसकी वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से। आगे आता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज बाय ₹5,00,000। अब यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही हैं। यहाँ पे 2 यानी कि 5 लाख तक बढ़ाना है, यहाँ पे है भाई 5 लाख, यानी कि आपको 5 लाख से बढ़ाना है। एक तो चीज़ होती है कि आपने किसी को किसी पॉइंट तक लेके जाना है, एक ये है कि उसमें उतना कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऐड करनी है, ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ तो 5 लाख 4 लाख से 5 लाख तक लेके गए थे, ठीक है, जो इसके पहले वाला पॉइंट था। लेकिन अब वाला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि 4 लाख की तो अभी वैल्यू खड़ी हुई है, लेकिन आप इसमें क्या करो, इसको इंक्रीज़ करो बाय 5 लाख। आप इसको कितना इंक्रीज़ करो, 5 लाख के साथ इंक्रीज़ करो। तो मतलब आप इसमें कितना क्या कर दोगे, 5 लाख ऐड कर दोगे। तो यानी कि अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 9 लाख। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे 2 और बाय का आपको ध्यान में रखना होगा कि वो क्या कह रहा है, इंक्रीज़ बाय 5 लाख, यानी कि आपको इसको 5 लाख के साथ इंक्रीज़ करना है। तो अभी आपका ये हो गया 9 लाख रुपए का। तो अभी जो आपका इंक्रीज़ होगा वो कितना होगा, 5 लाख रुपए का इंक्रीज़ होगा, तभी आपका वो 9 लाख का बन पाएगा। तो 5 लाख के साथ लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज़ करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। तो थर्ड एंट्री देख रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1 लाख, सॉरी फोर्थ एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5 लाख। नेक्स्ट देखो, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹40,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड। एक डेटर था, डेटर आपको पता है कौन होते हैं, जिसने हमें पैसा देना है। तो उसने हमें 40,000 रुपये देना था, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया बैड डेट, कि उसके हमें बैड डेट नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। लास्ट ईयर किया था, पेड ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट, और अभी इस टाइम पे उसने क्या कर दिया, हमें 30,000 रुपये फुल सेटलमेंट में दे दिए, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि उसने कितने देने थे कितने नहीं, हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं, भुला चुके हैं, हम अपनी बुक से उसको निकाल चुके हैं। चाहे उसने 40,000 देना था, चाहे लाख रुपए देना था, चाहे 2 लाख देना था, अगर रिटन ऑफ कर दिया तो मतलब भूल चुके हैं हम कि उसने हमें कितने देने थे। लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से हमें कितने दे दिए, 30,000 रुपये दे दिए इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का हमने कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ यहाँ पे 30,000 रुपये मिल रहे हैं कैश में, ठीक है। तो इस 30,000 रुपये को रीवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ प्रॉफिट ही डालेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पे तो एक एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, दूसरी एंट्री आपकी आ जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। सो 30,000 रुपये के साथ आपने इसकी एंट्री करनी है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव करने की, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। और ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट का फंड है, इस फंड को ट्रांसफ़र करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री में बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000। अमाउंट आपने 40,000 का कुछ नहीं करना, 40,000 को आप भूल चुके हो कि आपने किसी बंदे से 40,000 लेने थे, क्यों, क्योंकि आप उसको राइट ऑफ कर चुके हो। अब आपको अगर उससे मिल गए कुछ ना कुछ, तो आप उसकी एंट्री पैसे को रिसीव करने की नंबर 1 पे, और वो किसी के रिगार्डिंग रिकवर हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड के अकॉर्डिंग, उसको बैड डेट्स रिकवर को आप ट्रांसफ़र कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एन ओल्ड कस्टमर, एक पुराना हमारा कस्टमर था। कस्टमर कौन होता है, जिसको हम सामान बेचते हैं। हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट
हैज़ promised to pay ₹15,000 in full settlement of his account of ₹25,000। अब ये भी हमारा ओल्ड कस्टमर है और इसको भी हम क्या कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं, बैड एज बैड। ठीक है, तो हम इससे चाहे हमने 25 लेने थे, चाहे हमने इससे 50 लेने थे, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं था, हमें उससे प्रॉमिस मिला है कि वो हमें कितने देगा, 15,000 रुपये देगा। तो इस प्रॉमिस को ही हमने एंट्री करनी है। अब यहाँ पे हमें पैसे तो मिल नहीं रहे, ठीक है, हम एक बंदे को जो हमारा कस्टमर था उसको दोबारा से डेटर बना लेंगे कि भी उसने वादा किया हमें कितना रुपये देने का, 15,000 रुपये देने का। तो डेटर्स को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, डेटर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब इसको दोबारा से आपने क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो आपने ये एंट्री करनी है, चाहे आप डायरेक्टली एंट्री करते हो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन तो भी आपकी सही जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे कर रखी है, हाँ जी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन डायरेक्टली इन्होंने एंट्री कर दी है। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से, क्योंकि बैंक में पैसा मिल नहीं रहा, सिर्फ उसने वादा किया देने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, तो डेटर्स अकाउंट को या इसकी जगह पे डेबिट कर सकते हो। बाकी बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, इसी तरीके से भी आपकी एंट्री सही जाएगी और ये भी आपकी एंट्री सही है। आगे आता है लायबिलिटी ऑफ क्लेम इंक्लूडिंग क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 इज सेटल्ड एट ₹16,000। अब हमारी एक लायबिलिटी थी कि हमने किसी को 20,000 देने थे, क्रेडिटर्स इन 20,000, वो उसको सेटल कर दिया हमने 16,000 रुपये में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने नंबर 1 पे पेमेंट करने की एंट्री करनी है। ठीक है, क्रेडिटर्स डेबिट टू बैंक 16,000। अब क्रेडिटर्स को एक और बार डेबिट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो रहा है 20,000 की जगह 16,000 रुपये, तो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे टू रिवैल्यूएशन 4,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी एंट्री करनी है। तो क्रेडिटर्स डेबिट हो गए 20,000 के साथ, इन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी, टू बैंक टू रिवैल्यूएशन 16,000 4,000। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 October 2016 for ₹40,000 debited to office expense account is to be brought into account on 31 March 2018 charging depreciation at 10% per annum on written off value basis। अब यहाँ पे हमने 1 अक्टूबर 2016 को एक क्या खरीदा था, कंप्यूटर परचेज किया था। अब कंप्यूटर क्या होता है, एसेट होता है बिजनेस का, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। ठीक है, अब ऑफिस एक्सपेंस में अगर हमने उसको डेबिट कर दिया है तो इसका मतलब हमने उसको अपने एसेट साइड नहीं लिख रखा, क्योंकि एक्सपेंसेस को हर साल हम राइट ऑफ कर देते हैं और कंप्यूटर भी हमारा राइट ऑफ हो गया होगा। तो अभी इस टाइम पे हमें कंप्यूटर को लाना है अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो एक एसेट है और उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो 40,000 का जो उसको एक्सपेंस मान लिया गया था ऑफिस एक्सपेंस, उसको आपने ऑफिस एक्सपेंस जो भी हो गया पीछे उसको नहीं देखना, अभी आपने ये देखना है कि अब उसकी वैल्यू कितनी बची हुई है जो आप अपनी बुक्स में ले सकते हो। सो यहाँ पे कब ख़रीदा गया था ये पहले देखिए, 1 अक्टूबर 2016 को ये ख़रीदा गया था। उसके बाद 31 मार्च 2018 को आपको पता चला कि आपके पास एक कंप्यूटर भी है जो आपने राइट ऑफ कर रखा है। सो अभी आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल का 10% के हिसाब से। पहले 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक 6 महीने हो जाएंगे, तो 40,000 का 10% बनेगा 4,000 पूरे साल का। लेकिन आपको 1 अक्टूबर से 31/3/2017 तक का लगाना है, यानी कि 6 महीने का, तो हाफ कर दोगी इसका। ठीक है, तो आपका बन गया 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। अगर 40,000 रुपये की
कंप्यूटर था और 2,000 रुपये पहले साल ही वो कम हो गया, तो इसका मतलब वो बचा है बाकी 38,000 रुपये का। ठीक है, अब 2017 डेट तक वो 38,000 रुपये का था, लेकिन अब हम कौन सी डेट को हैं, 31 मार्च 2018 को हैं। अब आपने क्या करना है, एक साल का और डेप्रिसिएशन लगाना है 2017 से 2018 तक। अभी हमारे पास वैल्यू कितनी है, 38,000। 38,000 के ऊपर कितने परसेंट, 10% पूरे साल का, तो 10% डेप्रिसिएशन लगाइए, तो ये बनेगा 3,800 रुपया। तो 3,800 रुपया और कम कर दो, 38,000 में से 3,800 रुपया और कम कर दोगे तो ये बचेगा 34,500 रुपये। तो 34,500 रुपये का आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो पहले आपने राइट ऑफ कर दिया था और अभी वो आपकी बुक्स में आ रहा है, तो अभी उसको आपने इंक्रीज करना है। ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हो, कंप्यूटर भी लिख सकते हो। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 34,200, सॉरी 34,200 बनेगा आपका। ठीक है, 34,200 कैसे बना, पहले साल आपने 2,000 40,000 में से कम किया एज अ डेप्रिसिएशन, फिर अगले साल पूरे साल का आपने उसमें से 3,800 रुपये कम किया। ठीक है, 3,800 प्लस 2,000 5,800 रुपये अगर कम कर दोगे तो 34,200 रुपये बच जाएंगे।